जय हिंद दोस्तों। आज हम लेखपाल भर्ती से संबंधित जीएस का एक और प्रश्न पत्र देखेंगे। इस पेपर में जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, पहले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों पर फोकस किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं उनको। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जो आने की संभावना है, उसको देखा जाएगा। तो यही तरीका होना चाहिए। पहले तैयारी का मतलब है आपको अधीनस्थ के जितने भी एग्ज़ाम हुए इससे पहले उसको, उसमें आए हुए प्रश्नों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उन प्रश्नों को जो है दिया जा रहा है, इसको देखिए आप कितने प्रश्न अपने से कर पाते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी आजकल बातें चल रही हैं कि कौन एग्ज़ाम दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा लेखपाल भर्ती में, पेट का कट ऑफ क्या है। तो अभी किसी के कहने पे मत जाइए, ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है क्या नहीं है। हाँ, ये है कि जिसका 90% प्लस है वो तो पूरी तरह से सेफ जोन में है। उसके बाद जो है कहाँ तक कट ऑफ होगा, क्या मेरिट बनेगी, इसका अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करने की ज़रूरत है जैसी स्थिति होगी। हाँ, ये है कि आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पर जो आप करेंगे, अगर जून में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो भी आपको सितंबर में 2 महीने बाद जो है आपको पेट का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। तो ये चीज़ें वहाँ काम आएंगी। और ऐसा नहीं कि ये लेखपाल आ गई भर्ती, उसके बाद फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आएगी, उसके बाद भी भर्ती है। आपके सामने वीडियो का एग्ज़ाम है जो कि अभी पुराना वाला पूरा नहीं हो पाया है, जबकि अभी वीडियो की नई सीटें खाली हुई हैं। तो फिर नए एग्ज़ाम जो नई भर्ती आएगी, लेखपाल की भर्ती भी यहीं पर रुक नहीं जाएगी, क्योंकि सीटें और भी खाली हुई हैं। अब जो है इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी, तो तैयारी करते रहिए। जैसी स्थिति आएगी, जो वहाँ पे निर्धारण होगा, उसके अनुसार आप करिएगा। और नहीं तो फिर आगे आपको एग्ज़ाम मिलेगा ही पेट का, तो तैयारी बेकार नहीं जाएगी। यहाँ पर आपका नंबर अगर पेट में कम आया है तो कुछ ना कुछ कमियाँ रह गई थी, तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं जीएस के कुछ प्रश्नों को। तो आपके सामने यह प्रश्न है। तो यह प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन 1 है उटकमंड, ऑप्शन बी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी, और डी ऑप्शन है कंचनजंगा। तो भारत जो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपी भारत की बात कर रहा है। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। ठीक है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाएगी तो केटू, अब जानते होंगे, केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में स्थित, पूरी तरह से भारत में, चूंकि केटू जो है जो विवादित एरिया है, जो भारत का विवादित इलाका है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच वो ऑक्युपाइड है, तो वहाँ पर है, इसलिए पूरी तरह से अगर भारत में स्थित है तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो कहाँ पर दिए हैं? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है आपको श्रावस्ती में दिया, तो ऑप्शन सी सही है। अगर यहाँ पर कौशल दिया होता तो आपको कौशल भी लगाना होता, क्योंकि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो अगर कौशल दे देगा तो श्रावस्ती नहीं देगा ऑप्शन में, और श्रावस्ती दिया है तो कौशल नहीं देगा। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में आपको रहेगा उसी आधार पर लगाएंगे, क्योंकि कौशल की राजधानी ही है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक जो है गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। और शांत घाटी आपको पता होना चाहिए, शांत घाटी जो है केरल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी है उषा मेहता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बताना है आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रथम अध्यक्ष नहीं कह रहा, प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं है,
यहाँ कहा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ऑप्शन सी होगा, सरोजनी नायडू। जब केवल कहेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सबसे पहले जो महिला बनी थी इसकी अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट। बाद में इनके बाद जो है सरोजनी नायडू बनी जो कि भारतीय थी। तो यहाँ दो प्रश्न आपको हो जाता है, एक तो प्रथम महिला अध्यक्ष वो रहेंगी श्रीमती एनी बेसेंट, और अगर कहता है प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, क्वाशरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो क्वाशरकर, ध्यान दीजिएगा, क्वाशरकर जो है यह होता है प्रोटीन की कमी से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। आपको विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन ए है बायोटीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है थाइमिन, और ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर होगा राइबोफ्लेविन। यहाँ पर आपको विटामिन B2 पूछा गया था इसलिए राइबोफ्लेविन होगा। थाइमिन जो है यह है विटामिन B1 का, ये B1 का हो गया थाइमिन। राइबोफ्लेविन जो है B2 का है। बायोटीन जो है B7 का है, और कैल्सीफेरॉल डी जो विटामिन डी का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो गया है B2 का जो है राइबोफ्लेविन। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में CPU का क्या अर्थ है? CPU का अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, और ऑप्शन डी है सेंट्रल पावर यूनिट। तो कंप्यूटर में CPU का जो अर्थ है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पंचायती राज विषय जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, यह विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ये ध्यान दीजिएगा, किस सूची में आता है, यह प्रश्न आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग समवर्ती सूची में इसको समझते हैं, लगा के आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वास्तव में पंचायती राज जो है यह जो है ऑप्शन में आपको दिया हुआ देखिए, समवर्ती सूची, बी जो है संघ सूची, सी है राज्य सूची, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। तो यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है राजस्थान। यह भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है डी ऑप्शन सही है, राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। बस प्रश्नों को आप देखते जाइए, जो आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसका आंसर हम बता दे रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे बार बार प्रश्न आपके सामने से गुजरते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। केवल पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन हल करने से जो है दिमाग में सेट होता है, इसलिए आपको यह लगातार प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 10वां, डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है।
कहाँ पर पाया जाता है? डाउन्स। तो आपका ऑप्शन ए है अफ्रीका में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। तो डाउन्स जो घास का मैदान है, याद रखिएगा, यह जो है ऑप्शन डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखिएगा इसको, डाउन्स घास का जो मैदान है। सभी जो घास के मैदान है वो बारी बारी प्रश्न में आते रहेंगे, इससे पहले भी आया था। अब यहाँ पर जो है आपके सामने है डाउन्स, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा बताना है भारत का कौन सी है। तो ऑप्शन ए है 82.5 मतलब 82.5 पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन बी है 23.5 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी है 82.5 पूर्वी देशांतर। और ऑप्शन डी है 23.5 दक्षिणी अक्षांश। तो आपको बताना है भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा जो है ऑप्शन सी 82.5 पूर्वी देशांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। इसमें जो है अक्षांश रेखा जो दी गई है 23.5 जो है 23.5 अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। यह तो आपको पता होगा कि यह जो है कर्क रेखा है, और 23.5 जो है दक्षिणी अक्षांश जो है यह मकर रेखा है। यह दोनों अलग है, यह कर्क रेखा की बात कर रहा है, यह मकर रेखा। तो 82.5 जो है पूर्वी देशांतर, यही है आपका मानक समय रेखा, और इस 82.5 पश्चिमी की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, ये सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? यह आपका अच्छा प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज से हर जगह प्रश्न आते हैं। तो क्या है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्योंकि 243 अनुच्छेद 243 जो है ग्राम पंचायतों के प्रावधान की बात करता है, प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 जो है ग्राम पंचायत के का जो है प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 40 जो है नीति निर्देशक तत्व में है। यह राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कहता है। राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा निर्देश देता है। यह जो अनुच्छेद 40 यह निर्देश देता है, और 243 जो है अनुच्छेद 243 इसका प्रावधान करता है। इसलिए यह दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यह दोनों ग्राम पंचायतों की बात करता है। यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। बस आप चैनल को जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रश्नों को भी आप सॉल्व करेंगे और हमारा भी मोटिवेशन साथ में होता रहेगा आपकी तैयारी के साथ साथ, ताकि हम लगातार आगे भी वीडियो देते रहेंगे और छोटे पार्ट में ही देंगे, ताकि अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम में अभी समय है, तो लगातार प्रैक्टिस आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, खुद भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी मोटिवेट करिए कि वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम आपको लगातार वीडियो देते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।